हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अशोक सेन। एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइज, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आपके सामने में लेकर के आया हूं। इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में न्यू है, एज ए फ्रेशर है या बिगिनर है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। आपको मेरा स्क्रीन प्रॉपर दिख रहा होगा। यहाँ पर स्क्रीन पर स्टॉक मार्केट कंटेंट के अंदर काफी सारे पॉइंट्स आपको नजर आ रहे होंगे, लाइक about stock market, how stock market works, is stock market risky, process about starting, how much amount should I invest with, how much return should I expect, okay, why to invest in stocks, why stock market has a bad name, can I start without commerce knowledge। ये सारे पॉइंट्स के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर है तो ये सारे सवाल आपके माइंड में जरूर आते होंगे। ये सारे के सारे डाउट्स आज मैं इस सेशन के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू लेता हूँ। शेयर क्या होता है और शेयर मार्केट क्या होता है, इसको हम जानेंगे। सपोज दैट एक कंपनी है जिसका नाम है ABC लिमिटेड। ओके, इस कंपनी के पास बिजनेस करने को 1 लाख रुपए है। मतलब जो इस कंपनी का ओनर है उसने एक कंपनी स्टार्ट की 1 लाख रुपए से। तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 1 लाख रुपए। अब उसको ये कंपनी को ग्रो करने के लिए एक बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए, एक बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए। और वो इतना बड़ा अमाउंट ना तो इसके फैमिली मेंबर दे सकते हैं, ना इसके रिलेटिव दे सकते हैं, ना ही इसको बैंक प्रोवाइड कर सकता। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में इसको फंड कौन देगा? इसको फंड पब्लिक देगी। मतलब ये कंपनी लोगों को बताएगी कि ये कंपनी करती क्या है, इसका मैनेजमेंट कैसा है, सारा सब कुछ ये अपने बारे में लोगों को बताएगी। लोगों को अगर इसका प्लान समझ में आता है तो वो इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। वो सारी प्रोसेस क्या होती है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। बट यहाँ पर हम इतना जानेंगे कि लोग अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो बदले में उनको मिलेगा क्या। बदले में उनको एक हिस्सेदारी मिलेगी, मतलब एक मालिकाना हक मिलेगा, अ पार्टनरशिप ऑफ ओनरशिप। ठीक है, सपोज दैट लोगों ने यहाँ पर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। यहाँ पर कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हो गया? 6 लाख रुपीज। यहाँ पर मैं लिखता हूँ M कैप, मतलब मार्केट कैप। ठीक है। अब ये कंपनी डिसाइड करती है कि हमें एक शेयर की वैल्यू 100 रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1 शेयर प्राइस इज इक्वल टू 100 रुपीज। ओके, इतना क्लियर है आपको? मान लो कंपनी ने एक शेयर की जो प्राइस है वो 100 यहाँ पर डिसाइड कर दिया। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 6 लाख को 100 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6000 रुपीज। ये इस कंपनी के पास टोटल शेयर्स होंगे। 1 लाख रुपए कंपनी के खुद के थे, 5 लाख रुपए पब्लिक के थे। टोटल मार्केट कैप 6 लाख हो गया। एक शेयर की प्राइस अगर 100 है तो टोटल कंपनी के पास 6000 शेयर्स होंगे। अब अगर किसी ने 100 रुपए इन्वेस्ट किया होगा तो उसको इस कंपनी का एक शेयर मिलेगा। अगर किसी ने 200 रुपए इन्वेस्ट किए होंगे तो उसको दो मिलेंगे। 1000 रुपए अगर इन्वेस्ट किए होंगे तो 10 शेयर उसको मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर सपोज दैट ये कंपनी नेक्स्ट ईयर ग्रो करती है, एक शेयर की प्राइस 100 टू 150 हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान करके चलते हैं 100 रुपए अगर किसी ने आज लगाए, 1 साल बाद उसकी वैल्यू 150 रुपए हो जाएगी। अब मान लो किसी को वो शेयर बेचना है और 50 रुपए का प्रॉफिट बुकिंग करनी है, तो शेयर किसको बेचेगा? ऐसे में कंपनी तो शेयर उसको वापस लेगी नहीं, बिकॉज उसको तो ऑलरेडी बिजनेस में एक्सपेंड करने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट है, इसलिए उसने पब्लिक के साथ शेयरिंग की थी। ऐसे में एक बाजार होता है जिसको हम शेयर मार्केट बोलते हैं, जहां पर लोगों को लगता है कि इस कंपनी के शेयर खरीदना चाहिए तो वो खरीदते हैं, और किसी को लगता है कि मुझे इस कंपनी के शेयर बेचना चाहिए तो वो वहां पर बेचते हैं। मतलब बायर और सेलर का एक ट्रांजेक्शन होता है। उस प्लेटफॉर्म को हम बोलते हैं एक्सचेंज या शेयर मार्केट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि शेयर क्या होता है और शेयर मार्केट क्या होता है। शेयर इज नथिंग ओनली और ओनली अ पार्टनरशिप ऑफ ओनरशिप। ओके,
यहाँ पर मैं इस ड्राइंग को क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट है रेगुलेटर। रेगुलेटर क्या होता है? रेगुलेटर एक गवर्नमेंट की बॉडी होती है जो उस कंपनी को या उस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने का काम कर रही है। मतलब इसका काम होता है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, जिसको हम रेगुलेटर बोलते हैं, जिसका नाम है सेबी। सेबी स्टॉक मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंज पर पूरी कड़ी नजर रखती है, कहीं कोई गड़बड़ ना हो। सेबी का फुल नेम होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेड ऑफिस बॉम्बे में है। मार्केट टाइमिंग। स्टॉक मार्केट का जो एक्चुअल मार्केट टाइमिंग होता है वो 9:15 टू 3:30 होता है। बेसिकली 9:15 के पहले एक 15 मिनट की प्री ओपनिंग सेशन होती है। यहाँ पर मैं आपको ओनली और ओनली इतना बता देता हूँ कि स्टॉक मार्केट में जो प्री ओपनिंग होती है उसका रीजन क्या है। उसका रीजन ये है कि जब भी मार्केट ओपन होता है तो एक बड़ी वोलेटिलिटी, मतलब एक बड़ा मूवमेंट, वहां पर बड़ी हलचल होती है, बड़ा उतार चढ़ाव होता है। उसको कंट्रोल करने के लिए प्री ओपनिंग सेशन लाया गया, ताकि वहां पर काफी ऑर्डर बाय और सेल के लग जाए, तो उससे वहां पर मार्केट की वोलेटिलिटी को कंट्रोल किया जा सकता है। सॉरी, यहाँ पर ये मार्केट कैपिटलाइजेशन एक ही है, यहाँ पर दो अलग अलग पॉइंट है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है उस कंपनी की टोटल और टोटल इक्विटी वैल्यूएशन कितनी है, उसको हम मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर अभी एक एग्जांपल में हमने देखा, टोटल कंपनी के पास 6 लाख रुपए थे बिजनेस में एक्सपेंड करने के लिए। तो वो वैल्यूएशन कैसे आती है? एक शेयर की प्राइस को टोटल नंबर ऑफ शेयर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 100 into 6,000 का जो हमने अभी एग्जांपल लिया था, तो जो वैल्यू आएगी वो उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा। अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा मार्केट कैप है। इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो उस कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं या शेयर्स खरीदते हैं और कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए या वर्षों के लिए होल्ड रखते हैं, उसको हम इन्वेस्टर्स बोलते हैं। एक होता है ट्रेडर। ट्रेडर कौन होता है? कोई जब स्टॉक मार्केट में बाय और सेल, मतलब सेम डे अगर वो खरीदी बेची करते हैं, तो उसको हम ट्रेडर बोलते हैं। ब्रोकर्स। ब्रोकर्स कौन होते हैं? ब्रोकर्स वो होते हैं जो कस्टमर्स के बिहाफ पे ऑर्डर प्लेस करने का काम करते हैं। जैसे आपने काफी सारे नाम सुने होंगे, जीरोधा, अप स्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग। इस तरीके के काफी सारे मार्केट में ब्रोकर्स अवेलेबल है। ये भी दो टाइप्स के होते हैं, एक सर्विस ब्रोकर होते हैं और एक डिस्काउंट ब्रोकर होता है। नेक्स्ट है एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या होता है? एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप किसी भी शेयर को बाय और सेल कर सकते हो एक ब्रोकर के थ्रू। इक्विटी के दो एक्सचेंज होता है, एक एनएसई होता है और एक पीएसई होता है, जिसका फुल नेम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बुल मार्केट। बुल मार्केट क्या होता है? एक ऐसा मार्केट जहां पर मार्केट ओपन होने के बाद में उसकी क्लोजिंग ऊपर की तरफ हो, मतलब एक बढ़ते हुए मार्केट को हम बुल मार्केट बोल सकते हैं। जस्ट इसका अपोजिट होता है बियर मार्केट। गिरते हुए मार्केट को हम बियर मार्केट बोल सकते हैं। एक होता है साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट क्या होता है? अगर मार्केट ओपन होने से लेकर क्लोज होने तक एक पर्टिकुलर रेंज में सस्टेन करता है, या यूं बोल सकते हैं कि कुछ समय के लिए या कुछ घंटों के लिए मार्केट जब एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता है, तो उसको हम साइडवेज मार्केट बोलते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साइडवेज मार्केट कैसे बनता है, बुल मार्केट कैसे बनता है, बियर मार्केट, सारा आपको प्रैक्टिकली चार्ट पर दिखाऊंगा। वोलेटिलिटी एंड वॉल्यूम। वोलेटिलिटी अभी मैंने बताया कि किसी भी शेयर में उतार चढ़ाव का जो मूवमेंट होता है उसको हम वोलेटिलिटी बोलते हैं। एक होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? किसी भी शेयर्स में जब खरीदी बेची होती है तो टोटल जितने नंबर ऑफ शेयर्स वहां पर बाय और सेल हो चुके होते हैं, उस नंबर को हम बोलते हैं वॉल्यूम। अगर इक्विटी कैश मार्केट की बात करें तो वहां पर नंबर ऑफ शेयर चलता है, और डेरिवेटिव की अगर बात करें तो वहां पर पूरा कॉन्ट्रैक्ट चलता है। तो नंबर ऑफ ट्रेडेड शेयर्स और कॉन्ट्रैक्ट, उसको हम वॉल्यूम बोलेंगे। ओके। नेक्स्ट है हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स। शेयर मार्केट कैसे काम करता है? यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है। एक कंपनी है जिसका नाम सपोज दैट एबीसी लिमिटेड है।
एलटीपी का मतलब होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मतलब इस कंपनी का जो शेयर की प्राइस है वो अभी अभी 1,000 रुपए पर ट्रेड हुआ है। एक होती है इसमें बिड प्राइस, एक होती है इसमें आस्क प्राइस। वैसे आपको ज्यादातर प्लेटफॉर्म पर टॉप 5 बिड और आस्क प्राइस मिलेगी, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको क्लियर करने के लिए 5 से ज्यादा नंबर्स लिए हैं। बिड प्राइस क्या होती है, जहां पर बायर अवेलेबल होते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए। और आस्क प्राइस वो होती है इस कंपनी के शेयर को बेचने के लिए जितने सेलर यहाँ पर अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल मान करके चलो, अभी अभी 1,000 रुपए की रेट पर यहाँ पर ट्रेड हुआ है। अब 1,000 रुपए पर अगर किसी ने खरीदा होगा, किसी ने बेचा होगा, उसका तो ट्रांजेक्शन हो गया। अब किसका नंबर आएगा, या तो 999 वाले का आएगा या 1,001 वाले का आएगा। सपोज दैट मान लो मुझे 500 शेयर इस कंपनी के बाय करना है, मैं बायर हूं। अब मान करके चलो कि मैंने यहाँ पर मार्केट ऑर्डर प्लेस किया। मार्केट ऑर्डर का मतलब होता है कि जब भी आप यहाँ पर मार्केट ऑर्डर पर बाय या सेल करते हैं, तो टॉप सेलर या बायर जहां पर अवेलेबल होते हैं वहां पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। अगर मुझे यहाँ पर बाय करना है तो टॉप सेलर जहां पर अवेलेबल होंगे वहां पर मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। सपोज सपोज दैट मुझे 500 शेयर यहाँ पर खरीदना है, तो मुझे कौन चाहिए, सेलर चाहिए। सेलर कहाँ अवेलेबल है, 1,001 की रेट पर 100 पर अवेलेबल है। अगर मान लो 999 पे बायर है, तो सेलर बेसिकली 999 से ऊपर होगा। ठीक है, बिकॉज वो जानता है कि उसका शेयर 1,000 से ज्यादा में ही बिकना चाहिए। अब मुझे 500 शेयर अगर खरीदना है तो इसके पास तो 100 शेयर है। तो ऐसे में क्या होगा, 100 शेयर मेरे ट्रेड होंगे 1,001 के रेट पर, मतलब मुझे 100 शेयर 1,001 रुपए की प्राइस पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट 60 शेयर्स मुझे मिलेंगे 1,002 की प्राइस पर। 70 शेयर्स मुझे मिलेंगे 1,003 की प्राइस पर। 80 शेयर्स मुझे मिलेंगे 1,004 की प्राइस पर। मतलब जब तक मेरे 500 शेयर कंप्लीट बाय नहीं हो जाते तब तक मेरा ऑर्डर कंटिन्यू एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, जैसे एक बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर मार्केट में बाय करने के लिए कोई एंट्री करता है तो शेयर का प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। इसका मतलब बायर्स जो होते हैं वो मार्केट की रेट को ऊपर ले जाते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मुझे 500 शेयर इस कंपनी के सेल करना है। अब अगर मैं सेलर हूं तो मुझे कौन चाहिए, मुझे बायर चाहिए। मैं किसके पास जाऊंगा, बायर के पास। बायर कहाँ अवेलेबल है, 999। क्योंकि ये जानता है कि मार्केट में अगर 1,000 रुपए की रेट चल रही है तो मैं तो इससे कम में ही खरीदने की कोशिश करूंगा। 999 की रेट पर मुझे कितने शेयर सेल होंगे, 70 शेयर। बाकी के 998 की प्राइस पर 50 शेयर यहाँ पर बायर अवेलेबल है, तो 50 शेयर 998 पर सेल हो जाएंगे। 85 मतलब 85 शेयर 997 पे सेल होंगे। 65 शेयर 996 पे सेल होंगे। 80 शेयर 995 पे सेल होंगे। इस तरीके से जब तक 500 शेयर मेरे सेल नहीं हो जाते तब तक मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूशन चलता रहेगा। तो सेलर ने क्या किया, मतलब मार्केट में जब एक बड़ी क्वांटिटी सेल होने को आती है तब उसका प्राइस डाउन हो जाता है। यहाँ पर ये इंडिकेशन मैंने लगाया हुआ है। सेलर्स जो होते हैं मार्केट में रेट को गिराने का काम करते हैं। आई होप आपको ये एग्जांपल क्लियर हुआ। इज स्टॉक मार्केट रिस्की, क्या स्टॉक मार्केट रिस्की है, यस और नो। इसके दोनों ही आंसर सही है। अगर आपके पास स्टॉक मार्केट की प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, कब एंट्री करनी चाहिए, कब एक्सिट करना चाहिए, आप स्टॉक मार्केट में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, पूरी स्ट्रैटेजी अगर आपके पास नहीं है तो ये मार्केट आपके लिए रिस्की हो सकता है। यस, अगर आपके पास मार्केट की प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, तो हो सकता है पूरे 10 के 10 ट्रेड आपके सही नहीं जाए, लेकिन 10 में से अगर 7-8 ट्रेड भी अगर आपके सही जाते हैं, और तो आप अपने लॉस को मिनिमाइज करना और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना अगर जानते हैं तो ये मार्केट आपके लिए रिस्की नहीं है। रिस्की हो सकता है बट यहाँ पर आपके लिए रिस्क कम रहेगी, बिकॉज यू हैव अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट स्टॉक मार्केट। प्रोसेस अबाउट स्टार्टिंग, इसको स्टार्ट करने की क्या प्रोसेस है, ये आप अपने किसी ब्रोकर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक सेविंग अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। उससे आपका डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाता है और थोड़े समय बाद में आप अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हाउ मच अमाउंट शुड आई इन्वेस्ट विद, मुझे यहाँ पर कितने अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या मुझे यहाँ पर कितने अमाउंट के साथ इन्वेस्टिंग
स्टार्ट करनी चाहिए। सपोज दैट अगर आप एक स्टूडेंट है या एक अगर जॉब वर्किंग है या बिजनेसमैन है या बड़े बिजनेसमैन भी है, अगर मान लो आप अफोर्ड नहीं कर सकते अपनी पॉकेट मनी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट अफोर्ड कर सकते हैं। यस, अगर आप 1,000 रुपए महीने का अगर लेकर के यहाँ पर मैंने एक कैलकुलेटर का स्क्रीनशॉट सेट किया हुआ है। ओके, यहाँ पर 1,000 रुपए मैंने मंथली इन्वेस्टमेंट लिया, मतलब हर महीने मुझे 1,000 रुपए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। अब यहाँ पर 1,000 रुपए का हर साल मुझे टॉपअप भी करना है, मतलब सॉरी 500 रुपए का मुझे हर साल यहाँ पर टॉपअप करना है। मतलब इस साल अगर हर महीने 1,000 रुपए में इन्वेस्ट करता हूँ, नेक्स्ट ईयर यही 1,000 रुपए 1,500 हो जाएगा। उसके नेक्स्ट ईयर 500 रुपए का फिर से टॉपअप होगा, तो 2,000 रुपए महीने का मेरा इन्वेस्टमेंट रहेगा। इस तरीके से हमें क्या करना है, एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट करना है। 1,000 रुपए इस साल, 1,500 रुपए नेक्स्ट ईयर, फिर उसके नेक्स्ट ईयर 2,000, फिर उसके नेक्स्ट ईयर 2,500। इस तरीके से हमें अपनी पॉकेट मनी या सैलरी के साथ साथ अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना है। इसी इन्वेस्टमेंट को अगर मैं राउंड फिगर में 20 ईयर लेता हूँ, मतलब 20 साल तक मुझे ये इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना है, तो राउंड फिगर में मैं यहाँ पर 20 साल का ऑल ओवर रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन लेता हूँ 20%। सपोज दैट अगर आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उस पे आपको 20% का अगर रिटर्न्स मिल रहा है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के बाद, तो यहाँ पर आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 13,80,000 रुपए होगा। लेकिन उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी, मतलब 20% रिटर्न अगर आप कैलकुलेट करते हैं पर एनम के अकॉर्डिंग, तो वहां पर आपका राउंड फिगर 97,56,602, मतलब करीब करीब 1 करोड़ रुपए आपका यहाँ पर पोर्टफोलियो का वैल्यू होगा आफ्टर 20 ईयर एट 20% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी नॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर रिटर्न है, बिकॉज ये लोन नहीं है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, तो इसको हम रिटर्न्स कैलकुलेट करेंगे। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपके साथ लिया। आप चाहो तो इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां पर उस कैलकुलेटर के थ्रू आप अपना कॉम्बो यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट, कितना टॉपअप, कब कितना आपका अमाउंट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। अगर आप मिनिमम 1,000 रुपए से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, तो आपका 20 ईयर के बाद में करीब करीब 1 करोड़ रुपए होना चाहिए। कैन यू बी वेल्थी फ्रॉम हियर? आपने दोस्तों से या किसी से ये जरूर सुना होगा, शेयर मार्केट सट्टा है, जुआ है, यहाँ पर लॉस हो जाता है, ठीक है, बर्बाद हो जाते हैं, इस तरह की चीजें भी सुनी होगी। या फिर हो सकता है कुछ एक दोस्तों से आपने ये भी सुना होगा, कल उन्होंने 40,000 रुपए का मुनाफा यहाँ से कमाया है, या 5,000 रुपए का वहां पर उन्होंने मुनाफा बनाया होगा, या किसी ने आपको दिखाया भी होगा। तो ऐसे में एक नॉर्मल सा कंफ्यूजन ये है, क्या हम स्टॉक मार्केट से वेल्दी बन सकते हैं? यस और नो? इसका एक सही आंसर तो यही रहेगा, स्टॉक मार्केट से ऑन स्पॉट आप अमीर नहीं बन सकते। आप और मैं ही नहीं, इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो स्टॉक मार्केट से ऑन स्पॉट अमीर बन सकता है, बिकॉज ये जुआ घर नहीं है, ये एक बिजनेस है, एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। ओके, यहाँ पर इसका अगर राइट आंसर, एक एग्जांपल लेता हूं मैं। इफ यू इन्वेस्ट वन टाइम 10,000 रुपीज ओनली, अगर आप यहाँ पर एक बार 10,000 रुपए लगाते हैं एंड अर्न 5% पर मंथ, देन यू कैन गेट मोर देन 12 करोड़ आफ्टर 20 ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने 10,000 रुपए एक बार इन्वेस्ट किया, 5% मैंने यहाँ पर महीने का लिया कि महीने का मुझे 5% का रिटर्न यहाँ पर कमाना है, मतलब 10,000 के 500 रुपए मुझे महीने के बनाना है। नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 10,500 जो आपका टोटल अमाउंट होगा, टोटल जो कैपिटल होगा, उसका 5% अगर आप यहाँ पर अर्न करते हैं, तो इस तरीके से आपको 5% महीने का टारगेट लेकर के चलना है। आई एम सॉरी, यहाँ पर 60% यहाँ पर एनुअल इंटरेस्ट है, तो कंपाउंडिंग के अकॉर्डिंग आपका जो मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% से भी कम आएगा। लेकिन अगर हमें यहाँ पर राउंड फिगर में 5% लेकर के चलता हूँ, तो 20 साल बाद आपके पास 12 करोड़ रुपए से ऊपर का अमाउंट होना चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। इफ यू आर अ डे ट्रेडर एट स्टार्ट विद 10,000 रुपीज ओनली, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और 10,000 रुपए से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, एंड अर्न 100% पर एनम, मतलब साल में आपको 100% का रिटर्न चाहिए। मतलब आप ये चाहते हैं आज मैं 10,000 लगाऊं और एक साल बाद ये 20,000 हो जाए। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल हो सकता है। 100 को मैं 12 से डिवाइड करूंगा, जो मेरा वैल्यू आएगा
उसको फिर से मैं 20 से डिवाइड करूंगा। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं, 12 से मैं डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो ये करीबन 8.33 के आसपास इसका वैल्यू आएगा, मतलब महीने का 8 या 8.5%। उसको फिर से मैंने 20 से डिवाइड इसलिए किया कि महीने में मैं ट्रेडिंग डेज 20 लेकर के चल रहा हूँ, मतलब 20 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर अगर 8.33% भी अगर मैं कमाता हूं, तो यहाँ पर आफ्टर 15 ईयर यू कैन गेट मोर देन 32 करोड़। ये कैलकुलेटर का मेरा स्क्रीनशॉट है। 10,000 यहाँ पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट, रिटर्न्स यहाँ पर मैंने 100% पर एनम लिया है, इन्वेस्टमेंट पीरियड 15 ईयर, तो यहाँ पर 32 करोड़ यहाँ पर इसका वैल्यू आ जाएगा। अगर 100% पर एनम यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट सॉरी रिटर्न्स आप लेकर के चल रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो मंथली या डेली की जो कंपाउंडिंग आ जाएगी वो बहुत कम आ जाएगी। मतलब 8.33 मंथली फ्लैट पे होता है, बट कंपाउंडिंग के अकॉर्डिंग वो डिस्काउंट में काफी कम आएगा। हाउ मच रिटर्न शुड आई एक्सपेक्ट? यहाँ से हमें कितने रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए? अभी मैंने बताया, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या डे ट्रेडिंग करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप डेली का अगर 1% भी या उससे भी कम लेकर के चलते हैं इंट्राडे के अकॉर्डिंग, और लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करता हूँ तो साल का आपको 15 से 20% के रिटर्न्स यहाँ पर मिलना चाहिए, जो एक एफडी गोल्ड रियल एस्टेट से भी काफी बेटर हो सकता है। बेसिक टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग एंड इमोशंस, यहाँ पर ट्रेडिंग के कुछ टाइप्स है। बेसिकली चार इसके टाइप्स होते हैं। एक इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, एक स्विंग होती है, एक पोजिशनल और एक स्कैल्पिंग। चारों में क्या डिफरेंस है वो आपके सामने मैं क्लियर कर रहा हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग उसको बोलते हैं जब आप मार्केट ओपन होने के बाद से लेकर मार्केट क्लोज होने के पहले तक कोई भी सौदा मार्केट में लेते हैं और जाने से पहले उसको क्लोज करके जाता है, उसको हम बोलते हैं डे ट्रेडिंग। मतलब आज आपने कोई सौदा लिया और मार्केट क्लोजिंग होने से पहले पहले उसको काट दिया, मतलब बाय भी किया और सेल भी किया, अपना प्रॉफिट या लॉस वहां पर बुक किया, उसको हम बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, इसको हम डे ट्रेडिंग भी बोलते हैं। एक होता है स्विंग ट्रेडिंग, मतलब आपने कुछ शेयर्स खरीदे और कुछ दिनों के लिए उसको होल्ड किया, उसके बाद में आपने सेल किया, मतलब हफ्ते 10 दिन 15 दिन के लिए आपने खरीदा और बाद में उसको सेल किया, तो उसको हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं, मतलब एक शॉर्ट टर्म जिसको हम बोल सकते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है? अगर आपने कुछ शेयर्स खरीदे, उसको काफी महीने तक या काफी सालों तक उसको रखा, फिर उसके बाद में उसको सेल किया, मतलब एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो हो सकता है उसको हम पोजिशनल ट्रेडिंग बोलते हैं। स्कैल्पिंग क्या होता है? स्कैल्पिंग एक डे ट्रेडिंग का एक पार्ट है, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग का एक पार्ट है। स्कैल्पिंग में क्या होता है, जब भी आपको यहाँ पर सौदा बनाते हैं तो कुछ सेकंड के लिए या कुछ मोमेंट के लिए ही वहां पर एंट्री होती है और उसके थोड़ी देर में वहां से एग्जिट भी करना होता है, जिसमें एक बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है यहाँ पर, उसको हम स्कैल्पिंग ट्रेडिंग बोलते हैं। वाई चूज स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट? ओके, यहाँ पर हमें शेयर्स में ही इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए? ऐसा क्या है कि हम शेयर्स में ही इन्वेस्टमेंट करें? हमारे पास एफडी है, गोल्ड है, म्यूचुअल फंड्स हैं, या कुछ गवर्नमेंट्स की काफी सारी स्कीम्स वगैरह हमारे सामने अवेलेबल है मार्केट में, बट यहाँ पर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इसमें पॉइंट दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट हैबिट्स, मतलब शेयर्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट की हैबिट को ग्रो करता है। मेनी टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप कई तरीके से यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, किसी भी तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। स्टार्ट विद एनी अमाउंट, यहाँ पर कोई अमाउंट की लिमिटेशन नहीं है कि आपको मिनिमम इतना पैसा तो इन्वेस्टमेंट करना ही होगा। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ पर क्वांटिटी जरूर है कि कम से कम एक क्वांटिटी आपको बाय करना होगा, चाहे वो 5 पैसे का शेयर हो या 5,000 का शेयर हो। यहाँ पर अमाउंट की कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन क्वांटिटी आपको 1 2 3 इस अकॉर्डिंग आप अनलिमिटेड क्वांटिटी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। एनी टाइम एनीवेयर, मतलब आप एक सिंगल क्लिक के साथ कहीं भी बैठे बैठे किसी भी समय मतलब मार्केट टाइम पर आप किसी भी शेयर्स में खरीदारी कर सकते हैं। थर्ड पार्टी अवेलेबल, काफी सौदे ऐसे होते हैं जिनमें थर्ड पार्टी होना जरूरी है, फिटनेस जिसको हम बोल सकते हैं। जैसे प्रॉपर्टी का अगर हम बाय या सेल करते हैं तो वहां पर हमें विटनेस की जरूरत होती है, कल ना कोई काउंटर रिस्क नहीं हो, काउंटर पार्टी की रिस्क हमारे साथ ना हो। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी कौन होगा? एक्सचेंज होगा।
बायर एंड सेलर्स अवेलेबल। आपको अगर कोई भी शेयर खरीदना है तो सेलर को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अगर कोई शेयर बेचना है तो बायर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सचेंज पर बायर और सेलर दोनों ही अवेलेबल होते हैं। गुड रिटर्न्स, यहाँ पर इसके रिटर्न्स भी अच्छे हैं क्योंकि रिस्क है तो रिटर्न्स भी है। विद वन क्लिक ओनली, किसी भी कंपनी का कोई शेयर खरीदना है तो आप एक सिंगल क्लिक के साथ उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक क्लिक में आप उस शेयर में सॉरी उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यू कैन चूज दिस एज योर प्रोफेशन, आप इसको अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हैं, लाइक इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, ट्रेनर, इस तरीके से काफी सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। अगर मान लो आपके पास अच्छी स्किल है, स्टॉक्स को एनालाइज करना आपको आता है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अगर पैसा भी है तो एक बड़ा अमाउंट नहीं है कि आप वहां पर जितना आपको चाहिए उतना प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं। जिन लोगों के पास अमाउंट है बट उनके पास स्किल नहीं है तो उनको आप प्रॉफिट करवा सकते हैं, वो आपको वहां से हिस्सेदारी दे देगा, मतलब पैसा उसका और स्किल आपकी, तो वहां से भी आप इस तरीके से मनी अर्न कर सकते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग बेस पे भी आप इसको अपने एज ए प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। वाई स्टॉक मार्केट हैज अ बैड नेम, जब सारी चीजें सही है तो इसका नाम इतना बदनाम क्यों है? ये चीजें अक्सर हमने सुनी होगी कि शेयर मार्केट जुआ है, सट्टा है। उसी चीज को हम वापस से डिस्कस करते हैं कि ये इतना बदनाम क्यों है। Stock market has a bad name because most of people come here with the greed to make quick bucks, and if they are not successful, they start to treat stock market as a casino and defame it. मतलब लोग जब यहाँ पर आते हैं तो जल्दी से पैसा बनाने और बड़े लालच के साथ यहाँ पर आते हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो वो स्टॉक मार्केट को ब्लेम करते हैं एज ए कैसीनो। People who make profit sit in home or office and earn. People who lose money wander around and tell everyone that share market is bad. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घरों में या ऑफिस में बैठ करके प्रॉफिट बना रहे होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वहां पर लॉस कर रहे होते हैं और स्टॉक मार्केट को ब्लेम करते हैं, स्टॉक मार्केट इज बैड। हाउ कैन आई चूज एनी गुड स्टॉक्स, किसी अच्छे स्टॉक्स को हम कैसे चूज करें? टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में ज्यादा डीपली मैं आपको यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा, बट मैं इसको क्लियर जरूर कर पाऊंगा कि ये टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस एक्चुअल में होता क्या है। सपोज दैट आपने कभी क्रिकेट का मैच देखा होगा, तो वहां पर जब कोई प्लेयर बैटिंग के लिए आता है तो उसका एक छोटा सा डेटा आपको दिखाया जाता है कि इसका नाम क्या है, इसकी एज क्या है, कितने इसने मैच खेले, हो सकता है कितने इसने रन बनाए, क्या इसकी एवरेज है। तो ये सारा डेटा आपको एक बार दिखाया जाता है। यहाँ तक कि कमेंट्री वाले ये भी बताते हैं कि पिछले कुछ मैचों में इसने कैसा परफॉर्म किया है। उस बेसिस पर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्लेयर एक्चुअल में है कैसा और इससे क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। सेम इसी तरीके से किसी भी कंपनी का आप फंडामेंटल डेटा भी यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं कि कंपनी करती क्या है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कहीं कंपनी के ऊपर कोई कोर्ट केस वगैरह तो नहीं है, या हो सकता है कि जितने सालों से ये कंटिन्यू मार्केट में है क्या वास्तव में ये अच्छा प्रॉफिट भी लोगों को दे रही है, मतलब कि शेयर होल्डर्स को अच्छा प्रॉफिट भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा, कंपनी के ऊपर लोन कितना है, कल ना कोई मुसीबत आए तो लेनदार ज्यादा ना हो और कंपनी अपने आप को सर्वाइव भी कर पाए। इस तरीके से काफी सारा डेटा यहाँ पर देखा जाता है, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल। और इस डेटा को एनालाइज करने का जो मेथड होता है उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। सेम इसी तरीके से एक टेक्निकल एनालिसिस होता है, जो एनालिसिस का एक सेकंड पार्ट होता है। टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, जो इसका हिस्ट्रिकल डेटा होता है, पास्ट परफॉर्मेंस होती है, जो इसका प्राइस का परफॉर्मेंस हो सकता है, रिटर्न्स का परफॉर्मेंस हो सकता है, वॉल्यूम का परफॉर्मेंस हो सकता है, जो भी इसका प्रीवियस डेटा होता है उस बेसिस पर हमें टेक्निकल इसको एनालाइज करने का जो मेथड है उसको हम टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। आगे मैं बताऊंगा आपको चार्ट में किस तरीके से हमें टेक्निकल एनालिसिस करनी चाहिए और फंडामेंटल एनालिसिस करनी चाहिए। कैन आई इन्वेस्ट विदाउट कॉमर्स नॉलेज, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, या हो सकता है कॉमर्स बैकग्राउंड से भी है तो स्कूल कॉलेज में आपको एक अच्छी एजुकेशन स्टॉक मार्केट के ऊपर नहीं की या ठीक से नहीं समझाया गया, तो क्या आप यहाँ पर बिना कॉमर्स नॉलेज के भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और नेक्स्ट
है अपना। यहाँ पर निफ्टी 50 का एक लाइन चार्ट मैंने आपको शो किया हुआ है। ये निफ्टी 50 क्या होता है एक्चुअल में, एक ये एक बास्केट है, मतलब एक सिक्योरिटी का एक कॉम्बो है जिसमें टॉप 50 कंपनियों को रखा गया है और एक बास्केट बनाया गया है। उन 50 कंपनियों का एवरेज जो परफॉर्मेंस होगा, कुछ कंपनियां हो सकता है नीचे जाएगी, कुछ कंपनियां ऊपर जाएगी, लेकिन ऑल ओवर उसका जो एवरेज परफॉर्मेंस है वो इसका पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो इस इंडेक्स का नाम है निफ्टी 50। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन टॉप 50 कंपनियों को चुना और उनका एक बास्केट बनाया जिसका नाम दिया निफ्टी 50। निफ्टी 50 एक बेंचमार्क है, ठीक है। जितनी भी कंपनियां होती है वो एनएससी से लिस्टेड टॉप 50 कंपनियों को इसमें रखा गया। दूसरा है सेंसेक्स। ये काफी पुराना है, करीब करीब 1875 से ये कंटिन्यू चलता आ रहा है। इसमें टॉप 30 कंपनियां होती है जो बीएसई से लिस्टेड होती है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये भी एक बेंचमार्क है सेंसेक्स। इसमें बीएसई से लिस्टेड टॉप 30 कंपनियां होती है। ऑल ओवर अगर प्रीवियस रिटर्न्स की अगर हम बात करें, तो अगर किसी भी इन्वेस्टर ने एनी टाइम, मतलब किसी भी पॉइंट पर अगर इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो 3 से 5 साल में अगर उसने वहां पर इन्वेस्टमेंट को होल्ड किया होगा तो ऑल ओवर वो प्रॉफिट में होगा। ये उसका चार्ट बताता है। यहाँ पर लाइन चार्ट के अलावा हम बार चार्ट, कैंडल चार्ट, एरिया चार्ट और भी चार्ट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और 1 to 1 चार्ट के बारे में आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ पर मैंने आपके सामने स्टॉक चार्ट ओपन किया हुआ है। स्टॉक चार्ट क्या होता है, इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि कैसे पहचाने कि स्टॉक चार्ट होता कैसा है। स्टॉक चार्ट बेसिकली एक ऐसा चार्ट होता है जहां पर किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम हो, या यूं बोल सकते हैं किसी असेट का नाम हो। यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कंपनी का नाम है यहाँ पर। ओके। SBIN यहाँ पर इसका सिंबल है। सिंबल क्या होता है, किसी कंपनी को शॉर्ट में इंडिकेट करने का या रिप्रेजेंट करने, या यूं बोले या एक ऐसा शॉर्टकट की जो उस कंपनी के नेम को इंडिकेट करता है, उसको हम स्टॉक सिंबल बोलते हैं। तो SBIN, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये इस कंपनी का सिंबल है। अगर कैंडल स्टिक चार्ट ओपन किया हुआ है तो यहाँ पर कैंडल्स का फोटो आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बार करता हूँ तो बार की फोटो आ जाएगी, ठीक है। अगर लाइन चार्ट करता हूँ तो यहाँ पर लाइन आ जाएगा, एरिया करता हूँ तो एरिया आ जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर बेसिकली कैंडल्स का यूज करते हैं। ओके। कैंडल्स का टाइम फ्रेम भी यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। कितना टाइमिंग हमने यहाँ पर सेट किया हुआ है, 5 मिनट। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, 3 मिनट भी कर सकते हो, 1 मिनट भी कर सकते हो। ओके। ज्यादा भी कर सकते हो, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा भी कर सकते हैं, 3 घंटे भी कर सकते हैं, 3 घंटे से बड़ा 1 दिन भी कर सकते हैं, और वीकली भी कर सकते हैं, 1 वीक। ओके। वीक के अलावा मंथली भी कर सकते हैं, मतलब किसी भी फॉर्म में हम यहाँ पर अपने चार्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली मैं 5 मिनट लेता हूँ, ठीक है। 5 मिनट यहाँ पर कैंडल्स का टाइम फ्रेम है, यहाँ भी ये इंडिकेट कर रहा है। एक्सचेंज का नाम होना चाहिए। इंडिया में इक्विटी के 2 मेजर एक्सचेंज है, एक एनएसई और एक बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ऑलरेडी मैं आपको इसके फुल नेम भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर एक्सचेंज का नाम होना चाहिए कि कौन सा एक्सचेंज का ये चार्ट है। कभी कभी या बेसिकली ये चीज हमें देखने को मिलती है कि एनएसई और बीएसई की रेट में थोड़ा सा मिसमैच हो सकता है, कभी कभी ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर एक छोटा सा डिफरेंस वहां पर हो सकता है। अब यहाँ पर एक चीज क्या देखने को मिलेगी, जब भी मैं अपने माउस को किसी भी कैंडल पर लाऊंगा तो उसका डेटा हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। O का मतलब ओपन प्राइस, H का मतलब हाई प्राइस, L का मतलब लो प्राइस, C का मतलब क्लोजिंग प्राइस, और यहाँ पर प्राइस चेंज आएगा, मतलब प्राइस में कितना चेंजेज हुआ एज कंपेरिजन टू लास्ट कैंडल, प्रीवियस लास्ट कैंडल। और परसेंटेज चेंज भी आएगा, प्राइस चेंज एंड परसेंटेज चेंज दोनों ही यहाँ पर आएगा। अगर मार्केट नीचे जाता है, चेंजेस नेगेटिव में है, तो यहाँ पर माइनस का सिंबल आ जाएगा, और पॉजिटिव है तो प्लस का सिंबल आ जाएगा। सपोज दैट मान लो अपने माउस को मैं इस कैंडल के ऊपर लाता हूँ तो इसका डेटा मुझे यहाँ पर दिखाएगा। अगर मैं यहाँ लास्ट वाली कैंडल पे लेकर जाता हूँ तो इसका डेटा मुझे वहां दिखाएगा, यहाँ पर। ओके। अब ये कैंडल्स बनती कैसे है,
इसके ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये बेसिकली मैंने आपको एक चार्ट बताया था, यहाँ पर आप एनालाइज करने में थोड़ा सा इजीली होता है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक्स क्या होती है? कैंडल स्टिक एक इंडिकेटर या एक टूल का काम करती है, जो हमें किसी भी पर्टिकुलर असेट का उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर उसका प्राइस परफॉर्मेंस हमें इंडिकेट करता है। सपोज दैट एसबीआई बैंक कोई भी कंपनी है, 5 मिनट का प्राइस परफॉर्मेंस मुझे ये जो कैंडल स्टिक है वो मुझे रिप्रेजेंट करेगी कि इसका प्राइस का परफॉर्मेंस क्या था। मतलब कितने पे ये ओपन हुआ, कितने पे क्लोज हुआ, कितना इसका हाईएस्ट है और कितना इसका लोवेस्ट है, उस पर्टिकुलर 5 या 15 मिनट या 30 मिनट जो भी आप वहां पर टाइम फ्रेम सेट करेंगे, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का प्राइस परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर इंडिकेट करेगा। अब जो कैंडल स्टिक्स जो होती है उसके मेजरली दो पार्ट होता है। कौन कौन से होते हैं? एक उसकी बॉडी होती है और एक विक्स होती है। विक ये दो कैंडल स्टिक्स के मेजर पार्ट होते हैं। अब ये दिखते कैसे हैं इसके ऊपर भी हम डिस्कस करते हैं। मान करके चलो ये मेरी एक कैंडल है। ओके, यहाँ पर इसमें चार इसकी वैल्यू होगी। एक ओपन प्राइस होगा, एक हाई प्राइस होगा, एक क्लोजिंग प्राइस होगा और एक लो प्राइस होगा। सपोज दैट मैं मान करके चलता हूँ ओपनिंग प्राइस है इसकी 500 मान लेता हूँ राउंड फिगर में। ओके, ये मेरा ओपनिंग प्राइस है। अब ओपन होने के बाद में कुछ ऊपर भी जाएगा, कुछ नीचे भी जाएगा। सपोज दैट मान लो हाई प्राइस जो मेरा है वो मैंने 520 ले लिया, 20 रुपए ये ऊपर गया। उसके बाद में मैं लोवेस्ट प्राइस भी ले लेता हूँ, हो सकता है ये नीचे भी जाए या ना भी जाए, चलेगा। 495 मान करके चलो कि 495 तक ये नीचे की तरफ गया, 520 तक ऊपर की तरफ गया। अब ये जब इसका टाइम कंप्लीट होने वाला होगा तब ये क्लोज भी होगी, तो किस रेट पर होगी? मान करके चलो 510 इसका क्लोजिंग प्राइस है। ओके, अब इसको कैंडल में कैसे फिल करेंगे हम? यहां मैं लेता हूं 520, यहां पर मैं लेता हूं 510, 495 और ओपनिंग प्राइस है इसकी 500। आई एम सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा माउस से क्लियर नहीं हो पाएगा, बट आप ट्राई कीजिए। ये यहाँ पर 500 है, यहाँ पर 495 है, यहाँ पर 510 है, यहाँ पर 520 है। मतलब मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ 500 पर, ये इसका ओपनिंग प्राइस है, और यहाँ पर इसका क्लोजिंग प्राइस है। अब यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है? ओपनिंग प्राइस इज लोअर देन क्लोजिंग प्राइस, देन कैंडल स्टिक्स कलर विल बी ग्रीन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ओपनिंग प्राइस इज लेस देन closing price, then okay, अगर ओपनिंग प्राइस इज लेस देन क्लोजिंग प्राइस देन कैंडल्स कलर विल बी ग्रीन, मतलब कैंडल का जो कलर होगा वो ग्रीन होगा। मतलब नीचे ओपन हुआ और ऊपर की तरफ इसने क्लोजिंग दी। एक तरीके से ये बुल मार्केट का सिग्नल है। ओके, मार्केट यहाँ पर बुलिश था इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट ये एक कैंडल है,
इसका डेटा मैं इसके पास में लिख देता हूँ। सपोज दैट मान करके चलो 500 पर ये ओपन हुआ, 510 इसने हाईएस्ट क्लोज हुआ ये 490 पर, और लो लगाया इसने 485 मान करके चलता हूँ। ओके, ये इस कैंडल का मेरे सामने डेटा है। एक बार थोड़ा सा समझने के लिए इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। मान करके चलो ये है इसका हाईएस्ट प्राइस, लोवेस्ट प्राइस, यहां पर इसका ओपनिंग प्राइस होगा, यहां पर इसका क्लोजिंग प्राइस होगा। मतलब ऊपर ओपन हो रहा है, नीचे की तरफ क्लोज हो रही है, तो ये कैंडल यहाँ पर रेड कलर की होगी और इस कैंडल का नाम होगा बेरिश। बेरिश कैंडलस्टिक। और ग्रीन कलर की कैंडल को बोलते हैं बुलिश कैंडलस्टिक। ग्रीन कलर की कैंडल में और रेड कलर की कैंडल में केवल इतना ही डिफरेंस होगा, वहां पर ओपनिंग प्राइस लेस देन होगी क्लोजिंग प्राइस से, यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस लेस देन होगी ओपनिंग प्राइस से। जो कैंडल होती है उसके दो पार्ट होते हैं, एक विक्स होती है और दूसरा बॉडी होता है। बॉडी इसका बड़ा वाला पार्ट होता है जो इसके बीच में यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक ये इसकी बॉडी होती है। और ये विक्स होती है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। इसको बोलते हैं अपर विक्स, इसको बोलते हैं लोअर विक्स। लोअर विक्स का दूसरा नाम शेडो भी है, SHADOW। अपर विक्स, लोअर विक्स, बॉडी। बॉडी कैसे बनती है? ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो उसका बॉडी वहां पर रिप्रेजेंट करता है कि इसकी ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस में कितना डिस्टेंस है। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। एक और कैंडल स्टिक्स का टाइप होता है जिसमें बॉडी बनती ही नहीं है। ओपनिंग प्राइस होती है, क्लोजिंग प्राइस होती है, वो दोनों बराबर होती है, उसमें बॉडी बनती ही नहीं है। और एक हाई प्राइस लो प्राइस जो एज इट इज सेम होती है। एक बार वो आपके सामने मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इस तरह की एक कैंडल होती है, यहाँ पर इसका हाई प्राइस होता है, 1 मिनट, ये इसका हाई प्राइस होता है, ये क्लोजिंग सॉरी लो प्राइस होता है, और ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस दोनों इसमें इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पर इसमें बॉडी बनती ही नहीं है। इसको हम बोलते हैं डोजी कैंडल, DOZ, डोजी कैंडल, जो एक तरीके से प्लस का साइन जैसा हमें दिखाई देता है। आई थिंक ये कैंडल स्टिक्स के तीनों पार्ट आपको क्लियर हुए होंगे। एक बार फिर से आपको मैं चार्ट पर लेकर के आता हूँ। अब तक जो हमने देखा, ग्रीन और रेड कलर की कैंडल कैसे बनती है, उसका कलर कैसे डिसाइड होता है, अगर ओपनिंग प्राइस कम है या ज्यादा है तब उसका कलर कैसा होगा, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। अब एक बार हम एग्जांपल ले लेते हैं इसका। सपोज दैट ये लास्ट में जो ग्रीन कलर की कैंडल है, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ। ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है, इसको हमें अच्छे से देखना है कि मैंने जो अभी आपको बताया था क्या वास्तव में यहाँ पर फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं तो क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है, इसमें बॉडी है, रियली। तो बॉडी है तो इसमें ओपनिंग प्राइस भी होगी और क्लोजिंग प्राइस भी होगी, बिकॉज बॉडी क्या करती है, ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको इंडिकेट करती है। अगर बॉडी बनी है तो ओपन और क्लोजिंग प्राइस दोनों ही होगा। यहाँ पर आप ऊपर की तरफ देखिए, थोड़ा सा इसको मैं राइट कर लेता हूँ। ये इसकी ओपनिंग प्राइस है, और यहाँ सॉरी, हाँ, ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर आप देख लीजिएगा। ओपनिंग प्राइस कितना दिख रहा है आपको, 525.45, मतलब 525 रुपये 45 पैसे पर ये ओपन हुआ। क्लोजिंग प्राइस कितना है, 526 रुपये 60 पैसे, मतलब ऊपर की तरफ इसने क्लोजिंग दी तो ग्रीन कलर की कैंडल होगी।
गॉट इट। हाईएस्ट प्राइस और लोवेस्ट प्राइस, जो इसकी विक्स होगी ऊपर की तरफ, जहां तक इसने विक्स बनाई है, मतलब यहां तक इसने विक्स बनाई है, तो ये इसका हाई प्राइस हो जाएगा, और यहाँ पर यहां तक इसने अगर विक्स बनाई है तो ये इसका लो प्राइस हो जाएगा। अब एक बार इस वाली ग्रीन कलर की कैंडल में देख लेते हैं, यहां पर इसने ऊपर की तरफ विक्स बनाई नहीं, तो यहाँ पर ओपनिंग प्राइस और हाईएस्ट प्राइस में क्या डिफरेंस होगा? कोई डिफरेंस नहीं होगा, आप देख सकते हैं। सॉरी, क्लोजिंग प्राइस और हाईएस्ट प्राइस, हाईएस्ट प्राइस, क्लोजिंग प्राइस बिल्कुल इक्वल है, दिख रहा है आपको? 531.75 हाई प्राइस है और 531.75 इसका क्लोजिंग प्राइस है। मतलब अगर यहाँ पर विक्स बनी ही नहीं है, तो इसका जो क्लोजिंग प्राइस होगा वही इसका हाई प्राइस होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं ये वाली कैंडल लेता हूँ, इसमें नीचे की तरफ विक्स नहीं है, ये वाली, माउस को थोड़ा दूर कर देता हूँ, ये देखिए, नहीं है लोअर विक्स, ऊपर की तरफ छोटा सा विक्स है। तो यहाँ पर देखो ओपनिंग प्राइस और लोअर प्राइस में क्या डिफरेंस है। ओपनिंग प्राइस इज इक्वल टू 532.55 और लो प्राइस सेम एज इक्वल टू 532.55, मतलब 532 रुपये 55 पैसे पे ये ओपन हुआ, उसके बाद में नीचे गया ही नहीं, तो विक्स बनेगी भी नहीं। तो ओपन प्राइस और क्लोजिंग प्राइस लगभग इसमें सेम है। यही एग्जांपल रेड कलर की कैंडल में देख लेते हैं, ऊपर की तरफ अगर विक्स नहीं है, देखिए आप, मैंने माउस हटा दिया, यहां पर ऊपर की तरफ विक्स नहीं है, तो इसमें हाई प्राइस बनेगा ही नहीं। जो इसका ओपनिंग प्राइस होगा वही इसका हाईएस्ट प्राइस होगा। ओपनिंग प्राइस क्यों? बिकॉज ये रेड कलर की कैंडल है, इसमें ऊपर की तरफ ओपन होता है, नीचे की तरफ क्लोज होता है। आप देख सकते हैं इसका डेटा, ओपनिंग प्राइस 540.10, हाई प्राइस 540.10। सेम इसका अपोजिट यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर लोअर विक्स है ही नहीं, तो इसका जो क्लोजिंग प्राइस और लोवेस्ट प्राइस भी सेम होगा। आप देख सकते हैं इसका डेटा, लोअर प्राइस 528.10 और क्लोजिंग प्राइस भी 528.10। इस तरीके से आप किसी भी कैंडल्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक बार मैं डोजी कैंडल यहाँ पर देख लेता हूँ, कहीं पर डोजी कैंडल अगर बनी होगी तो। हाँ, यहाँ पर डोजी कैंडल बना है, एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा सा 2 5 10 पैसे ऊपर नीचे हो सकता है, बट दिखने में है डोजी जैसा ही। यहाँ पर आप इसमें ओपनिंग प्राइस देखिए कितना आ रहा है, 536, और क्लोजिंग प्राइस कितना आ रहा है, 536.05, मतलब 5 पैसे का डिफरेंस है, अदरवाइज ये सेम एज इट इज डोजी कैंडल है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा। मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई टेक्निकल होगा या कोई एक ऐसा हार्ड टॉपिक होगा। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से एंड तक अच्छे से देखा है, अच्छे से समझा है, तो ये आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा। आपने अगर इस वीडियो को अच्छे से क्रैश किया है तो ये आपको जरूर अच्छा लगा होगा। आई होप अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना नाम और अपना सिटी लिख करके जरूर बताइए, ताकि मुझे ये पता चल सके कि आप कहाँ से हो जो इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप हमारा टेक्निकल एनालिसिस या ऑप्शंस या हो सकता है फंडामेंटल का भी कुछ दिनों में लॉन्च होने वाला है, अगर आप पेड सेशंस को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिस भी कोर्स में आप एनरोल होना चाहते हैं या इंटरेस्टेड है। अगर आपको डाउनलोडिंग में या किसी और मेथड में कोई भी इश्यू है तो आप मुझे मेल या कमेंट करके बता सकते हैं, आई विल डेफिनेटली हेल्प। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।